राजा की आत्मा ईवीएम में नहीं है। ये जो अपने आप को राजा समझ रहा है, ये ही ईवीएम में गड़बड़ करने वाला है। पूरे दुनिया का सारे देश, मेजोरिटी कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट कंट्री, वो सब बैलेट पेपर से हैं कि बैलेट पेपर ही एक ऐसा भरोसा है, वो एक सेफ और विश्वसनीय तरीका है इलेक्शन कराने का। डेमोक्रेसी कहाँ देश में? तानाशाही चल रही है। तानाशाही में ही होता है जेब से मुख्यमंत्री निकालना पर्ची से। तानाशाही में ही होता है कि लोग प्राइम मिनिस्टर की बात सुने नहीं, उसकी रैली में जाए नहीं, और वो थम्पिंग मेजोरिटी, इतनी मेजोरिटी जितना उन्होंने सपना भी नहीं देखा। जब वो लहर कह रहे थे हमारी लहर है, तब नहीं मिली उनको। कहाँ से आ गई है? ये सब गड़बड़ है और इस षड्यंत्र में शामिल है। ईवीएम के साथ, मशीन के साथ छेड़खानी हुई है, गड़बड़ हुई है। इससे पता चलता है वो गड़बड़ क्या है, किस तरह से की गई है, कौन लोग हैं, कौन एजेंसियों का, किस इंटेलिजेंस एजेंसी का, क्या बाहर के देशों की एजेंसियों का, किसका उसमें दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये उसी तरह चोर की तरह से हैं, जो चोर हर बार नए तरीके से चोरी या मर्डर करता है, ये भी उसी तरह से मोडस ऑपरेंडी है। इसको पकड़ने की बहुत जरूरत है। अगर ये देश में पकड़े नहीं गए तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप किसी बंदर को कहो कि मदारी के बंदर को क्या हो गया है, अरे भाई उसको जंगल से ला के पकड़ के उसको ट्रेनिंग जो की है, जिस काम के लिए लाए वही तो डांस दिखाएगा मदारी का बंदर। इससे ज़्यादा क्या औकात है? और वो बातें करता है, बड़ी बड़ी बकवास करता है, पॉलिटिकल बयान देता है, उसकी चेहरे पे चोरी नजर आती है, जैसे चोर का चेहरा होता है। तुरंत इसको सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसमें घुस के शामिल होके इसको दूध का दूध और इन अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है जिसने भी इसमें गड़बड़ की है। और इसमें गड़बड़ नहीं, इसमें 120B में उन लोगों को पकड़ना है जिनकी वजह से गड़बड़ हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव इस देश में 2024 में हुए, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे झारखंड की बात करिए और चाहे फिर महाराष्ट्र चुनाव की बात करिए, इन चुनावों में जो नतीजे सामने आए उसके बाद अब फिर से ईवीएम सवालों के घेरे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन चुनावों में ईवीएम को हैक किया गया है और चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल ईवीएम को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। और अब की बार जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में नतीजे सामने आए, उसके बाद ईवीएम पर ना सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि ईवीएम हैक हुई है इसको लेकर कई तरह के सबूत भी सोशल मीडिया पर और कई तौर पर सामने भी आए। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जनता के सामने आए, आपने भी उसे देखा, अब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। सबसे पहला तो यही सवाल आपसे करूंगा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में ईवीएम का कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं? मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। ईवीएम का ही रोल है और उसमें जो भी गड़बड़ है, मशीन में किस तरह से मोडस ऑपरेंडी क्या है, उसका तरीका क्या है गड़बड़ करने का, ये सनसनीखेज हो सकता है अगर इसकी जांच हो तो। और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को करानी चाहिए, एसआईटी बिठा के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और ख़ास कुछ ईमानदार लोगों की अध्यक्षता में वो एसआईटी बने इस देश के, ऐसे लोगों में जिसमें पुराने ऑफिशियल हो सकते हैं, और पुलिस से हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी से हो सकते हैं और आम समाज से हो सकते हैं, उनके उसमें जांच कराने की ज़रूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि देश के लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास जमा सके। ये ड्यूटी तो होती इलेक्शन कमीशन की, मगर इलेक्शन कमीशन तो लोगों के अनुसार मदारी के बंदर की तरह काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी आ जाती है लास्ट में। दिस इज़ इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द कंट्री, ए कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर है देश का, और इसको ये काम करना चाहिए। अगर ये काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाती तो देश को जब जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट की, उसी तरह से हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट देश के साथ खड़ी नहीं हुई। ये क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट पे भी लगने वाला है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, इनकी ये ड्यूटी बनती है। कोई मुकदमा सामने आए तभी ये कार्रवाई करें, ऐसा नहीं है। ये बिना मुकदमा सामने आए वो कार्रवाई करने की ड्यूटी बनती है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने की और देश को संविधान के अनुसार चलाने की। या वो चलता रहे, उसमें कोई विघन हो तो उसको साफ सुथरा करना, उसके बारे में न्याय करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। अब जो तथ्य ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। एक रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ कि जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, शाम को 5 बजे तक मतदान प्रतिशत जो रहा वो 58.22% बताया गया। उसके बाद रात 11:30 बजे मतदान प्रतिशत बताया गया 65.02%। और उसके बाद जिस दिन मतगणना हुई उसके 12 घंटे पहले ये बताया गया कि महाराष्ट्र में मतदान का जो प्रतिशत है वो 66.05% है। और 2 बार में कुल जो मतदान प्रतिशत बढ़ गया वोटिंग वाले दिन से लेकर और मतगणना के 12 घंटे पहले तक, ये बढ़ा 7.83%, यानी कि लगभग 76 लाख वोटों की वृद्धि हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये जो डाटा ये सामने आया है इसमें आप कैसे देख रहे हैं?
ये टोटल फ्रॉड है, ये देश के साथ धोखा है, संविधान की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। ये ऐसे हत्यारों को पकड़ने की बहुत ज़रूरत है, वो जो मर्जी हों, और इसमें पूरी गहन जांच करने की ज़रूरत है। ये एक वाटर गेट, ये इलेक्ट्रल गेट मुकदमा साबित होगा, जिसमें जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी हुई लोगों ने, वहाँ तक इसकी आंच जाएगी। ये ऐसे नहीं हो सकता काम। 5 बजे लास्ट वक्त होता है, 5 बजे भी अगर कोई लाइन में है तो उनको पर्ची दे दी जाती है। वो पर्ची देने के बाद भी इतने परसेंटेज मतदान बढ़ जाए 7-8%, ये पॉसिबल ही नहीं। 1 मिनट भी अगर काउंट कर लें कि 1 मिनट लगता है वोट डालने में, तब भी इतनी वोटें नहीं डाल सकती। ये टोटली फ्रॉड है, और इसमें तो इम्पीचमेंट भी होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कमिश्नर्स की, क्योंकि टॉप अथॉरिटी को नहीं। सांप को मारने से पहले सांप की माँ को पकड़ो। कौन लोग हैं वो जिनके की ड्यूटी है, देश ने ड्यूटी दी हुई है, और वो इस काम को क्यों नहीं कर पाए, या इसमें शरारत कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं। उल्टा वो सफाई दे रहे हैं, उल्टा इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी सफाई दे दी। कल परसों एक डिसमिस किया पटिशन, जो बहुत मौका था सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश के सामने जो असमंजसता की अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, उसको क्लियर करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी, एमर्जी नहीं है। तो इन्होंने उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, और सभी पार्टियों को भी बुला लेना चाहिए था। आओ बताओ किसके पास क्या डाटा है या क्या सबूत है, हम इसमें जांच करके देश के सामने सच का सच और झूठ का झूठ उसको अलग अलग करना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं, ताकि देश में जो भ्रम की स्थिति है, जो एक सारा देश सोशल मीडिया पे इसी बात में चर्चा पे लगा हुआ, पूरा देश हतप्रभ है, हरियाणा के इलेक्शन से भी और महाराष्ट्र के इलेक्शन से भी। ये जानना चाह रहा हूँ, एक तरफ विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं रैलियों में और मंचों पर बोल रहे हैं कि राजा की आत्मा जो है वो ईवीएम में है, और इसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के तथ्य सामने आना कि लगातार जब 55% वोटिंग हुई और मतगणना से पहले 76 लाख वोटों की वृद्धि हो जाना, ये सबके सामने है, फिर भी मौन है हर कोई। और सरकार का जो अगर हम देखें रिजल्ट जिस तरह से सामने आया, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा थंपिंग मेजोरिटी से और जीत के आई महाराष्ट्र में, और एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि भाई दूसरी पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में बन रही, फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है? पहली बात तो मैं आपको कहूँगा, इस देश में कोई राजा नहीं। अगर कोई अपने आप को राजा समझ रहा तो बेवकूफ़ है एक नंबर का, और वो नॉनसेंस है, संविधान के खिलाफ है। राजशाही ख़त्म करके इस देश में आज़ाद हुए थे, और सारे राजा समाप्त हो गए थे और संविधान बना था। ये संविधान की व्यवस्था है, इसको राज भी नहीं कहेंगे, संविधान का राज नहीं है। लोगों की अपनी व्यवस्था है संविधान के जरिए, या रूल ऑफ लॉ भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लॉ है, या कानून की व्यवस्था है। और इसलिए कोई राजा नहीं, राजा की आत्मा ईवीएम में नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं, ये जो अपने आप को राजा समझ रहा है, ये ही ईवीएम में गड़बड़ करने वाला है, ये और इसका चेला। ये जो जोड़ी है पूरी बदनाम है, और देश में कब ज्वालामुखी फट जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए तुरंत इसको सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसमें घुस के शामिल होके इसको दूध का दूध और इन अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है, जिसने भी इसमें गड़बड़ की है। और इसमें गड़बड़ नहीं, इसमें 120B में उन लोगों को पकड़ना है जिनकी वजह से गड़बड़ हुई है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रॉस बॉर्डर जो कहते हैं ना आतंकवादी, जो असली डॉन हैं, वो जिम्मेदार हैं। इसलिए डॉन कौन है, देश की जनता क्या करे, वकीलों से सर्वे करो आप। इसमें डॉन बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को, ये बता रहे हैं लोग। देश की जनता में सर्वे करो, वकीलों में सर्वे करो। एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस देश ने ईवीएम बनाई हो वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा। एलन मस्क अभी अमेरिका में चुनाव हुए, वो तक कह रहे हैं कि भाई किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, बैलेट पेपर अच्छा विकल्प है, लेकिन फिर भी सरकार हो या चुनाव आयोग हो तो मजाक बना देते हैं विपक्ष का। इनको अपने आप ही ये काम करना चाहिए था। इसका मतलब जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसका मिसयूज करके सत्ता में बने हुए हैं, बने रहना चाहते हैं, इसलिए रबड़ स्टैंप उन्होंने इलेक्शन कमीशन बिठा दिया। ऐसी पोस्टों पे उन लोगों को बिठाएं जो करप्ट ऑफिसर हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन्हीं को ऐसी जगह बिठाया जाता है जो इनके मदारी के बंदर की तरह काम करते रहें। ये मामला चल रहा देश के अंदर, और यहाँ पर तो सरकार का काम है जो परिवर्तन करना है, लोगों के पक्ष में हितों के ध्यान में रखे वो परिवर्तन करना जरूरी है। यहाँ तो जो जरूरी है उसको ही नहीं होने देना चाह रहे, इसलिए यहाँ रोल आ जाता है अपोजिशन का। अपोजिशन का मतलब देश के उन जनप्रतिनिधियों का जो चुन के पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं, वो बात करें। और अभी भी खड़गे जी ने का मैंने पढ़ा है ट्वीट, और उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के हैंडल पर भी पढ़ा है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। और तथ्य सामने आया, राज ठाकरे की पार्टी MNS, उनके एक उम्मीदवार थे, नाम था राजेश। उनके घर में 4 वोट थे, पति पत्नी 2 बच्चे, और उनको
उन्हीं के क्षेत्र में सिर्फ 2 वोट मिले। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या मेरे परिवार के 2 लोगों ने भी और मुझे वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल सही है। ये इस तरह की गड़बड़ तभी होती है ना जब मशीनें बदली हो, मशीनों से छेड़खानी की हो, तभी पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे उदाहरण हरियाणा में भी बहुत हैं। ये सारा का सारा मसला है इस देश के साथ धोखे का। ये मसला है संविधान के मर्डर का। ये मसला है संविधान उसको लोकतंत्र की हत्या का। ये छोटा मसला नहीं है, 1-2 आदमी 100 आदमियों की हत्या का मसला नहीं है कि वहाँ तो चलो 4 आदमी मर गए, 5 आदमी मर गए, एक कतरा खून का भी बहाना। यहाँ तो पूरे लोकतंत्र की हत्या है। और कितने लोग इस तरह की वजह से बोलना, राइट टू एक्सप्रेशन कम हुआ है। लोग कितने भयभीत हैं, कितने लोगों को जेलों में जाना पड़ा। और ऐसे षड्यंत्रकारी कानून, ऐसे बेहुदे नॉनसेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी है। अभी सुनवाई होगी उन पे। क्या लगता है आपको कि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता के मुद्दों की हत्या हो रही है, तानाशाही लागू करने की कोशिश है कि हम ही जीतेंगे? कोशिश क्या हो रही है? तानाशाही चल रही है। डेमोक्रेसी कहाँ देश में? तानाशाही चल रही है। तानाशाही में ही होता है जेब से मुख्यमंत्री निकालना पर्ची से। तानाशाही में ही होता है कि लोग प्राइम मिनिस्टर की बात सुने नहीं, उसकी रैली में जाए नहीं, और वो थम्पिंग मेजोरिटी, इतनी मेजोरिटी जितना उन्होंने सपना भी नहीं देखा। जब वो लहर कह रहे थे हमारी लहर है, तब नहीं मिली उनको। कहाँ से आ गई है? ये सब गड़बड़ है और इस षड्यंत्र में शामिल हैं। देश कह रहा है कि इस षड्यंत्र में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री दोनों शामिल हैं। उनको गिरफ्तार किया जाए और देश के सामने उनको कटघरे में लाया जाए और उनका नार्को टेस्ट हो। एक और सवाल हो रहा है कि ईवीएम जो है वोटिंग दिन भर हो रही है उसमें, और 99% चार्ज ही रहती है। आखिर कौन सी बैटरी लगती है? अरे भाई, ये सारी रूटीन की है इलेक्शन कमीशन की। देश को जवाब क्यों नहीं दे रहे? और सुप्रीम कोर्ट कह देती है नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या करेंगे? इसी को तो कह रहे हैं। इसी को तो हमारी जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा था कि कोर्टों को प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। उनका इशारा क्या था कि कोर्ट प्रेशर में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजों के खिलाफ अपने ही कोर्ट के सामने देश को बताया उसने, अच्छा ईमानदारी से बताया उसने। इस देश के चुनाव आयोग को क्या हो गया है? वो मजाक बना देता है विपक्ष का। उसको तो सामने आके बुला के सीना तान के खड़ा होना चाहिए कि बताओ भाई कहाँ धांधली है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप किसी बंदर को कहो कि मदारी के बंदर को क्या हो गया है, अरे भाई उसको जंगल से ला के पकड़ के उसको ट्रेनिंग जो की है, जिस काम के लिए लाया वही तो डांस दिखाएगा मदारी का बंदर। इससे ज़्यादा क्या औकात है? और वो बातें करता, बड़ी बड़ी बकवास करता, पॉलिटिकल बयान देता है, उसकी चेहरे पे चोरी नजर आती है, जैसे चोर का चेहरा होता है। तो अभी एक छोटे छोटे सवाल आपसे 2-3 और। क्या ईवीएम इस देश में हैक की जा रही है? क्या ईवीएम हैक हो सकती है? सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? ईवीएम के साथ, मशीन के साथ छेड़खानी हुई है, गड़बड़ हुई है। इससे पता चलता है वो गड़बड़ क्या है, किस तरह से की गई है, कौन लोग हैं, कौन एजेंसियों का, किस इंटेलिजेंस एजेंसी का, क्या बाहर के देशों की एजेंसियों का, किसका उसमें दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये उसी चोर की तरह से हैं जो चोर हर बार नए तरीके से चोरी या मर्डर करता है। ये भी उसी तरह से मोडस ऑपरेंडी है। इसको पकड़ने की बहुत जरूरत है। अगर ये देश में पकड़े नहीं गए तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराना सही विकल्प है अब इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया का सारे देश, मेजोरिटी कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट कंट्री, वो सब बैलेट पेपर से हैं। कि बैलेट पेपर ही एक ऐसा भरोसा है। बैलेट पेपर में भी कुछ गड़बड़े हो सकती है गिनती के वक्त, या किसी मान लो बूथ पे किसी ने गड़बड़ कर दी, मगर वो तो ऐसे ही है जैसे आपका पर्स निकाल ले कोई चोर, वो तो पर्स में जो पैसे होंगे वही निकलेंगे। पूरा का पूरा खाता तो नहीं ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा जो अब हो रहा है। इसलिए वो एक सेफ और विश्वसनीय तरीका है इलेक्शन कराने का। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईवीएम को मैनेज कर, ये दोनों इसीलिए सत्ता में ये लोग, ये देश कह रहा है, वकील कह रहे हैं, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों, गुजरात में भी इन्होंने नपुंसक और नेस्तानबूद कर दिया डेमोक्रेसी को, और यहाँ पे भी वही मोडस ऑपरेंडी ये कर रहे हैं। इसीलिए एक आदमी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एक आदमी प्रधानमंत्री, एक आदमी गृह मंत्री, दूसरा बीजेपी के पार्टी में और कोई योग्य आदमी नहीं जिसको गृह मंत्री बनाया जाए। राजनाथ को हटा के किनारे किया, इसीलिए किया कि वो सारी बातें नहीं मान सकता था, सारी चोरी चकारी नहीं कर सकता था प्रधानमंत्री के कहने पे। ये लोगों का कहना है, ये वकीलों का कहना भाई, और ये सच्चाई है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या लग रहा है कि लोकसभा में ज़्यादा सीटें आ जाती हैं विपक्ष की महाराष्ट्र में, और विधानसभा चुनाव में विपक्ष एकदम खत्म हो जाता है? ये लोकसभा में भी गलती से हार गए। गलती से जो गड़बड़ की थी तभी जीते हैं इन्होंने। इस बार क्या किया, महाराष्ट्र में 2 बार वोटें बढ़ाई इन्होंने, क्योंकि अगर वो एक बार लास्ट में नहीं बढ़ाते तो ये यहाँ भी हार जाते। ये गड़बड़ करने के बाद जीते, हार गए वहाँ पर। इनको अब ये लगा कभी दोबारा लोकसभा इलेक्शन की तरह हम हार ना जाएं, इसलिए एक बार और इनको इंक्रीज करो वोट्स को, इसलिए दोबारा ठगी मारी इन्होंने कैलकुलेट करके, और फिर ये जीत गए। ये गड़बड़ करके ही हारे हैं। इसीलिए 3-3 बार वोट लोगों ने बहुत
ज़्यादा अंतर से इनको हराया था, उस अंतर को इन्होंने गड़बड़ करके बढ़ाया। जहाँ जहाँ बढ़ा लिया वहाँ जीत गए, और जहाँ बढ़ा नहीं पाए वहाँ हार गए। और इसलिए महाराष्ट्र में अगर दोबारा भी ना बढ़ाते तब भी ये हार जाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील थे बलराज मलिक जी। इनका भी ये कहना है कि जिस तरह से चाहे वो हरियाणा के चुनाव में जो है गिनती हुई रिजल्ट सामने आए, और चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखा जाए, ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है और उसके कई तरह के सबूत भी सामने आ रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से देश में और देश की जनता ये आवाज़ उठा रही है, देश की जनता चाहती है कि अब इस देश में ईवीएम स्वीकार नहीं की जाएगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।